नमस्कार दोस्तों, 17 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज का सुविचार। आज के सुविचार में मैंने आपको बताया है कि उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। काफ़ी ही बड़ी लाइनें लिखी गई हैं और इसमें जो ये दो शब्द हैं, उम्मीद और विश्वास, ठीक है, यानी कि होप और ट्रस्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना सकती है और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि अगर उम्मीद है तो सब कुछ है। उम्मीदों के ऊपर ही दुनिया कायम है, क्योंकि हर किसी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक उम्मीद होती है। हर किसी को एक दूसरे से अपनी उम्मीदें होती हैं। आपकी भी किसी न किसी से उम्मीदें होंगी और आपके ऊपर भी आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके माता पिता, भाई बहन या फिर जो भी आपसे सगे संबंधी हैं, उन सबकी कुछ न कुछ उम्मीदें होंगी कि आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे और सबके लिए एक बेहतर मौका देंगे। तो डेफिनेटली हर किसी की उम्मीदें होती हैं और आपकी भी अपने आप से कुछ उम्मीदें होंगी जिसको पूरा करने के लिए आज आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर ये उम्मीदें ना होती तो डेफिनेटली आप ना तो पढ़ाई करते और ना ही कोई काम करते, बस एक आलस की जिंदगी जीते और चुपचाप पड़े रहते। तो उम्मीदों का होना जरूरी होता है। जब तक आपके पास अपनी उम्मीदें नहीं होंगी, आपका होप नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। दूसरी चीज है विश्वास, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। ये जो वर्ड्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर विश्वास भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि आपने जो उम्मीदें पाल रखी हैं उसे आप कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो ऐसे में आप मन लगाकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है विश्वास, और ये विश्वास आपकी फैमिली मेंबर्स आप पे करते हैं, तभी आपके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, आपके पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च करते हैं और एक अपनी उम्मीदों को कायम रखने के लिए वो आप पे विश्वास करते हैं ताकि आप आगे चलकर कुछ बड़ा करें। ठीक है, और यही विश्वास आपको अपने ऊपर भी होना चाहिए, तभी जा करके आप अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस कर पाओगे और अपनी उम्मीदों को कायम रख पाओगे। तो डेफिनेटली आपको भी अपने ऊपर उम्मीद और विश्वास जरूर रखना चाहिए, साथ में आपके चाहने वालों की उम्मीदों और विश्वास को बनाए भी रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मैं भी आपसे और आप पे विश्वास करता हूं कि डेफिनेटली आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। बता दूं आपको कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, तभी जाकर के आपकी विश्वास और उम्मीदें और भी ज्यादा हमारे साथ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ मैं बता दूं कि आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस के नाम से है। साथ में मुझे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करिए और मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसपे मैं आपको इस वीडियो के पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एसएससी हो, इस तरह के जो भी स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स में तमाम क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से पूछ जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इसके अलावा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, इन सभी विषयों से प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। इन सभी विषयों के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं और रोजाना ये मैं अपलोड भी करता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप इन सभी विषयों के स्टैटिक जीके, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं जीके क्विज के टाइप पे कराता हूँ, जिसमें हर प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आप एक बेहतर रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, इन चीजों को पढ़िए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 का थीम क्या था। तो आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है ये 12 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था लीव नो वन हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल।
देखिए जो भी थीम होते हैं ना, जो भी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, उनके थीम कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो किस डेट में मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, इसका थीम था। 12 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। चलिए बताता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या था और इसका इतिहास क्या था, ये दोनों बातें। तो देखिए इसका उद्देश्य है कि बहुत बहुहितधारक सरदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो दुनिया भर के देशों में स्वास्थ्य संबंधित जो जागरूकताएं हो सकती हैं उसको बढ़ावा देना, है ना। जहाँ जिस किसी भी देश में ये सिस्टम जो है काफी ज्यादा लचीला है, स्वास्थ्य प्रणाली उनकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे जगहों को काफी मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य रहता है। इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 2012 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूएचसी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए एक प्रस्ताव में समर्थन किया था, और इस समर्थन में कई सारे देशों ने शामिल हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राथमिक रूप से सभी की हर जगह गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल पहुंच होनी चाहिए, ऐसी इसमें बातें कही गई थी। सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को 2017 में इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक हर साल यह 12 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये कुछ इतिहास था इस चीज को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। चलिए आज के देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, और जियोग्राफी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए न्यू कैलोडोनिया की बात की गई यहाँ पर। न्यू कैलोडोनिया एक आइलैंड है जिसके बारे में बताया गया कि हाल ही में यहाँ पर एक जनगणना मतदान हुआ था, जिसमें उसने किस देश के बने रहने की इच्छा जाहिर की है। यहाँ के लोगों ने उस देश क्या ही होने का एक तरीके से यहाँ पर वोटिंग की है, तो वो देश है फ्रांस। मतलब ये हुआ कि न्यू कैलेडोनिया एक आइलैंड है जिसके ऊपर फ्रांस का आधिपत्य है, एक तरीके से उसका उपनिवेश है, और वहां के लोगों ने फ्रांस के साथ में ही बने रहने का अपनी इच्छा जाहिर की है। तो क्या है न्यू कैलेडोनिया और कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपको बता दूं कि जो मतदान हुआ है यहाँ पर, इसमें फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना गया, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज का स्वागत भी किया। आपको बता दूं कि दक्षिण प्रांत क्षेत्र की अध्यक्ष सोनिया बेक्सा ने परिणामों की घोषणा की, जिसमें दिखाया गया कि लगभग 96% लोगों ने फ्रांस के साथ रहने का विकल्प चुना है। अब आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो फ्रांस है और जो न्यू कैलेडोनिया है उसके बीच का जो गैप है वो कितना ज्यादा है। आप देखते हैं कि ज्योग्राफी में मतलब अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये है यूरोप, ठीक है। ये है यूरोपियन कंट्रीज और ये है अपना प्यारा भारत। प्यारे भारत से लगभग कई हजार किलोमीटर दूर यहाँ पर मेडिटेरियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच घिरा हुआ ये एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा पावरफुल देश माना जाता है, ठीक है, और ये एक लोकतांत्रिक कंट्री भी है। तो ऐसे में फ्रांस का उपनिवेश किस आइलैंड पर है, उसकी लोकेशंस जानना बेहद ही जरूरी है कि न्यू कैलेडोनिया है कहाँ पर। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यू कैलेडोनिया ना तो अफ्रीका में है, ना ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और ना ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी नहीं है और वो एशिया कॉन्टिनेंट में भी नहीं है। तो आखिर है कहाँ पर वो? तो आपको बता दूं कि न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया के इस वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है। इसका एक बड़ा मैप आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर है न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी जानकर हैरानी होगी कि इतना दूर अभी तक, क्योंकि ये 21वीं सदी चल रही है और इस टाइम पर भी ये देश फ्रांस का गुलाम बना रहना चाहता है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि फ्रांस का ही आधिपत्य हो इस, क्योंकि अभी जो वोटिंग कराई गई थी उसका उद्देश्य था कि यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं फ्रीडम होना, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने आजादी न होने के पक्ष में वोटिंग की है, यानी कि फ्रांस का आधिपत्य यहाँ पे रहे, इसके लिए यहाँ पर वोटिंग की गई है। क्या वजहें हैं और क्यों यहाँ के लोग चाहते हैं फ्रांस के साथ बने रहना, और किस तरीके से फ्रांस ने इस
आइलैंड पे कब्जा किया था, ये सारी स्टोरी मैं आपको यहाँ पर टाइमलाइन के साथ बताऊंगा। चलिए आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे दिखाता हूँ न्यू कैलेडोनिया का, जो कि कई सारे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है नोमिया। इसके अलावा एजल ऑफ पीनिस, मेरे, लिफोवा और ओविया, ये कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं न्यू कैलेडोनिया के। देखिए न्यू कैलेडोनिया की भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बता दी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एग्जिस्ट करता है, जहां से इसकी दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर न्यूजीलैंड इसके दक्षिण में है और उससे यहाँ की दूरी 2384 किलोमीटर है। भारत की बात करें तो भारत से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, और कई हजार किलोमीटर दूर ये पेरिस से होने के बावजूद यहाँ पर पेरिस का एक अपना आधिपत्य है। यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच बोली जाती है। तो कुल मिला के फ्रांस का एक आधिपत्य यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। तो चलिए देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास जो कि टाइमलाइन के साथ मैंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए सबसे पहली बार 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जिनका नाम था जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम पर इस वीरान द्वीप का नाम रखा था न्यू कैलिडोनिया। तो यानी कि ब्रिटिश खोजकर्ता यहाँ पर गए थे और उनके द्वारा ही इस आइलैंड का नाम रखा गया न्यू कैलेडोनिया। फिर 1853 में फ्रांस ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया और उसका इस्तेमाल पीनल कॉलोनी यानी कि सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इलाका के रूप में करता था। फ्रांस में भी कई सारे वॉर हुए, रिवॉल्यूशन हुआ वहां पर, और उस टाइम पर लोगों को सजा देने के लिए इस जगह पे, जिस तरीके से आपने इंडिया में देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को सजा देने के लिए काले पानी की सजा देती थी और उन्हें अंडमान निकोबार में बने सेलर जेल पर ले जाकर के कैद कर दिया जाता था, उसी तरीके से फ्रांस ने भी इस आइलैंड का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान यहाँ पर रिजर्व निकल की रिजर्व की खोज की गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था इस आइलैंड का। बट कुछ टाइम बाद यहाँ पे निकल रिजर्व होने की खोज की गई और उद्योगों का विकास किया गया, और इस तरीके से 1878 में कनक लोगों ने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। जमीन पर कब्जे को लेकर फ्रांसीसियों और स्वदेशी लोगों के बीच यहाँ पे संघर्ष हुआ। इसके बाद फ्रांस ने और ज्यादा दमन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, क्योंकि जब फ्रांस यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना चुका था तो बहुत सारे फ्रांसीसी यहाँ रहने लगे थे। ऐसे में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं जिनको हम कनक बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर इनके बीच में विद्रोह बढ़ गया और ऐसे में फ्रांस ने इनको और ज्यादा दमन करना शुरू कर दिया था। फाइनली 1980 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी सेना और कनक अलगाववादियों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। ऐसे में कई सारे लोगों की जानें भी गई। आपको बता दूं कि 1988 में यूरोपीय समुदाय और कनक के बीच मैटिग्नोन समझौता हुआ था, जो कि इनके बीच में सुलह का कारण बना था, और इस वजह से पेरिस से प्रत्यक्ष शासन को समाप्त कर 1998 में स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1998 में आते आते वहां पर एक और समझौता किया गया जिसका नाम था नोमिया समझौता। इस समझौते के आधार पर फ्रांस से द्वीप को सौंपने के लिए एक समय सीमा तय की और स्वतंत्रता पर 1998 के जनमत संग्रह को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 1998 में जो स्वतंत्रता कहने की बात देने की बात कही गई थी, अब उसे स्थगित कर दिया गया था और कुछ समय तक और उसे फ्रांस का ही रहने दिया गया। बाद में 2006 में कनक द्वारा लंबे समय तक की गई मांग के बाद फ्रांसीसी संसद ने क्षेत्र में फ्रांसीसी नागरिकों के मतदान अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए वोट दिया, ठीक है। तो कई सारे मांगे हो रही थी कि अब फ्रांसीसी लोगों का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे में उनके वोट को प्रतिबंधित करने की मांग की गई और 2018 में यहाँ पर वोटर्स कराए गए, और वोटर में जब रिजल्ट आया तो इसमें पता चला कि फ्रांस से स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि यहाँ के लोग फ्रांस से स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, ऐसा यहाँ पर जनमत संग्रह में रिजल्ट आया। फाइनली अब जाकर के 2020 अक्टूबर में भी दोबारा से यहाँ पे मतदान हुआ, जिसमें लगभग 96% लोगों ने यहाँ पे फ्रांस से आजादी को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से न्यू कैलेडोनिया अभी भी फ्रांस का एक उपनिवेश बनकर रह गया है और यहाँ पर फ्रांस का ही अपना एक कॉलोनी बना रहेगा। तो ये ग्रेट न्यूज थी जिसे हम जानकर काफी ज्यादा आपको आश्चर्यचकित होना पड़ा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट्स विंग प्रोग्राम किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये जो स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम है ये अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पर बता दूं आपको कि ये जो प्रोग्राम है
इसका जो FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है और यह प्रोग्राम 1984 के कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट के तहत लाया गया था, जिसे अब इसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम है, अब ये काम नहीं करेगी, अब इसको पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज था। चलिए अब अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की बात चल रही थी। तो देखिए बता दूं कि अमेरिका जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो होती है वाशिंगटन DC। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको अमेरिका, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में इस चीज को ऑलरेडी समझा रखा है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या डिफरेंस है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो कल के वाले करंट अफेयर्स में। तो आप जाकर के उसे जरूर देखिएगा, आपको उन चीजों के बारे में डिटेल में आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखी गई है कि अमेरिका के मोंटाना शहर की बात की जाए तो इस शहर में पशुओं की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि किसी शहर में पशु ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति रहने की जगह है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुल 132 कमरे हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा है। साथ में अमेरिका की पहली राजधानी जिसे न्यूयॉर्क बोला गया था। ठीक है, यानी कि जब से वाशिंगटन DC है उसके पहले अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क हुआ करती थी। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 16 साल की उम्र से आप कार चला सकते हैं और 18 साल की उम्र में से आप पिस्तौल भी रख सकते हैं और यहाँ पर वोट दे भी सकते हैं। इसके अलावा 21 साल होने पर आप शराब भी खरीद सकते हैं। तो ये कुछ एज क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने आपको बताई। पांचवें फैक्ट की बात करें तो यहाँ बताया गया कि अमेरिका में सबसे प्रथम सिक्का 1794 में चलाया गया था और ये सिक्का चांदी का बना होता था। आपको पता होना चाहिए कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि दुनिया भर में फेमस है, ये अमेरिका ने नहीं बनवाया है, बल्कि इसको 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। यहाँ बोला गया है कि अमेरिका का अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, अमेरिका की हवाई सेना दुनिया की सबसे बड़ी हवाई सेना है, वहीं अमेरिका की जो जल सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जल सेना है। यानी कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ में उसकी सेना भी काफी ज्यादा पावरफुल है और नेवी भी पावरफुल है। साथ में उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। इसीलिए अमेरिका दुनिया भर में सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है। 9 नंबर फैक्ट की बात करें तो अमेरिका में हर साल औसतन 800 चक्रवात आते हैं, जिसे वहां पर टोर्नाडो के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है और इसके बाद शिकागो, लॉस एंजलिस आदि आते हैं। तो अमेरिका से संबंधित इतने सारे मैंने फैक्ट बताए, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके के फैक्ट्स मैं डेली लेकर के आता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर DICG से संबंधित है, जिससे पूछा गया है कि DICG से अधिनियम के अनुसार खाताधारक कितने दिनों के भीतर अपनी बीमित जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 दिनों के भीतर यहाँ पर बीमित राशि का उपयोग कर सकते हैं। अब DICGC क्या है ये भी जान लीजिए कि देखिए भारत सरकार ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट लाया था। अब इसमें अब संशोधित कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि खाता धारक 90 दिनों के भीतर अपनी बीमित जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बीमित जमा राशि होता क्या है? जैसे आपने कोई अपनी राशि बैंकों में जमा की है कुछ टाइम के लिए, यानी कि FD कराया है, तो उस वाले जो बैंक में जमा राशि है उसके ऊपर भी उसका बीमा कराया जाता है ताकि पैसे सुरक्षित रहें। क्योंकि कई बार होता है कि जो बैंक होती हैं वो, जैसे कि लक्ष्मी बैंक जो था वो यहाँ पर करप्ट हो गया, एक तरीके से उसे खत्म कर दिया गया, तो ऐसे में उस बैंक में जमा जो लोगों के पैसे थे उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के पैसे को सुरक्षित करने के लिए उसे बीमित किया जाता है और ये बीमित करने का जो प्रोसेस है वो DICGC अधिनियम के तहत किया जाता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स में और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया कि हाल ही में खबरों में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये तो एक बात हो गई। आपको बता दूं कि यहाँ पर कम से कम 23 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व में कोई रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके बारे में कई सारे फीचर्स मैंने आगे बताए रखे हैं, तो आप उसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व के पूर्वी दमनपुर के जंगल में एक ट्रैप कैमरे में इसकी तस्वीर ली गई थी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ बंगाल टाइगर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो देखिए बंगाल टाइगर जो होता है उसका जो नाम है, जनरल नेम जिसे हम कहते हैं, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ज्यादातर ये टाइगर एशियन कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। 1972 में इस नाम को अपनाया गया था। कहाँ पाया जाता है तो आपको बता दूं कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाया जाता है। रेसिडेंस की बात करें तो घास के मैदान, जंगल और मैंग्रोव वनस्पति, जैसे कि हमारा मैंग्रोव डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वैसे जंगलों में ये पाया जाता है। ये मांसाहारी होता है। इसमें नर का जो वजन होता है 220 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं मादा का वजन 140 किलोग्राम तक हो सकता है। ठीक है, औसत लंबाई की बात करें तो कुल औसत लंबाई इसकी मेल की 3 मीटर होती है और जो फीमेल होती है उसकी 2.6 मीटर तक होती है। इनकी उम्र 8 से 10 साल तक होती है अगर ये जंगल में रहते हैं। और साथ में इनकी स्पीड, औसत गति की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। संकटग्रस्त जीवों में इनको IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें डाला जा चुका है। वर्तमान में भारत में इनकी जो जनसंख्या है वो 3000 से अधिक है। दुनिया के कुल 80% से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है ना। यह एक ही समय में राजसी और घातक दोनों होते हैं, इसीलिए इसे भारत का नेशनल एनिमल बनाया गया है। ठीक है, ये सबसे सुंदर मांसाहारी है और इसकी शक्ति, चपलता और अनुग्रह का प्रतीक होने की वजह से ही इसे भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में गणना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बंगाल के बारे में। तो देखिए बंगाल जो है भारत का पूर्वी एक राज्य बोला जाता है, जहां पर जिसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए कोलकाता है। इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 23 है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 295 है। लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़। यहाँ का जो मैमल है फिशिंग कैट है। बर्ड की बात करें तो व्हाइट थ्रोट किंगफिशर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। नेशनल पार्क यहाँ पे अपने बुक्सा आपने देख ही लिया। इसके अलावा सुंदरबन, गोरामारा और सिंगालाला यहाँ के कुछ राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो इन सभी डिटेल्स को आप जरूर याद रखिए। एग्जाम में कई बार ये सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो भी स्टेट्स होता है उससे रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ लिया करें। ठीक है, चलिए तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपसे कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल आप इसे जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और हमारा भी मोटिवेशन हाई होता रहे। चलिए आज का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।